नमस्कार दोस्तों। भारत का चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। वोट चोरी कराने के लिए हर गलत काम कर रहा है और वो अफसरों को भी धमका रहा है और राजनेताओं को भी धमका रहा है। यही नहीं, वो तमाम लोगों को वोट भी नहीं डालने देता है या फर्जी वोटर्स को वोट डालने के लिए फैसिलिटेट करता है। वहीं नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू से इतना डरे हुए हैं कि उनके डर के कारण भारत के लोगों को जिससे लाभ हो वह सौदा नहीं करते हैं। वो रसिया से मिलने वाली 40% छूट वाली गैस भी लेने को तैयार नहीं है, जबकि भारत के अंदर कुकिंग गैस के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। लोग अपने घर, कारोबार सब कुछ छोड़ छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं। भगदड़ मची हुई है, लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं जी। और भारत के पर्यावरण को खुद नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया, आदिवासियों पे अटैक कर रहे हैं। और अब जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका मेजबान खुद भारत था, नरेंद्र मोदी ने मांग के लिया था, अब उससे भाग खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के डर से। उधर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मानव हत्यारे बन गए हैं, वो आदमखोर बन गए हैं, वो शांति नहीं चाहते हैं। और जब शांति होने की तरफ बढ़ती है तो नेतन्याहू जो सबसे बड़ा आदमखोर है और वो यहूदियों की फौज जो नफरत से भरी हुई है, वो उस शांति को भंग करने का काम करती है जी। उधर पाकिस्तान हर तरफ से अपनी वाहवाही करा रहा है, लाभ कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। वहां का शेयर मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। भारत का एक दिन गया था, लेकिन अब फिर वो ढुलक गया। लेकिन पाकिस्तान इज्जत भी ले रहा है और पैसे भी ले रहा है, हथियार भी ले रहा है, सारे फायदे ले रहा है जी हां। आज यह स्थिति है कि पाकिस्तान को चौधराहट मिल गई और चौधराहट मिली कि वो ईरान से इजराइल और अमेरिका के युद्ध को रुकवा दे। जी हां, उसने उसके लिए प्रयास किए और उन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि सीज फायर पर एक सहमति बनती दिखाई दी और सबने सहमति पर धन्यवाद जताया। पूरी दुनिया के देशों ने पाकिस्तान के इस प्रयास की सराहना की, जगह जगह वाहवाही होने लगी। और यह खबर जैसे ही आई, पाकिस्तान का सेंसेक्स एकदम से 14,000 पॉइंट बढ़ गया। 14,000 पॉइंट पाकिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी बढ़त थी। और उसके बाद में तमाम देश उसे धन्यवाद देते नहीं थक रहे। दुनिया के सारे बड़े देश उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे। बहरहाल यह सीज फायर जिसे पसंद नहीं आना था वो था इजराइल, क्योंकि इजराइल का जन्म ही हत्याओं से हुआ है, नफरत से हुआ है और तमाम तरह के घृणा से हुआ। और जब उससे हुआ हो तो वो वही करता है। तो उसने लेबनान पे हमला शुरू कर दिया, उसने ईरान पे किया और सब जगह किया। यूएस ने कहा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कोई जानता है यूएस और इजराइल मिल करके काम कर रहे हैं। तो ट्रंप और नेतन्याहू और फिर उन सब का चेला बन के घूम रहा है भारत का प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में उसके मुंह से एक बोल नहीं निकले और कांपता हुआ, डरा हुआ प्रधानमंत्री दिखाई देता है। भारत का विदेश मंत्री भी कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन इस पर लगातार पाकिस्तान ने सबको ताकीद किया और कहा यह शांति बनाइए, तभी यह होगा। ईरान को समझ में आ गया यह खेल बड़ा है, इसके जरिए यदि हमें 2 हफ्ते रोका जाता है और इन 2 हफ्ते के दौरान यदि पाकिस्तान के हम बात को मान लेते हैं, चाहे वो सच्चे हृदय से कर रहा है झूठे हृदय से, लेकिन इससे अमेरिका को वक्त मिल जा रहा है और वो खाड़ी देशों में और दूसरी जगह तमाम अपनी फोर्सेस तैनात कर दे रहा है। जी हां, शायद ये गुमराह करने के लिए किया गया प्रयास और वही होता दिखाई दे रहा है। और अब ईरान ने कह दिया हम कैसे विश्वास करें अमेरिका पर, कैसे विश्वास करें इजराइल पर या किसी और देश पर, जब
जो पहली प्रमुख 3 शर्तें थी उनका उल्लंघन 24 घंटे के भीतर ही हो गया, 48 घंटे भी नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में यकीनी नहीं है, और ऐसे में कितना बात करना उचित होगा नहीं होगा यह देखना होगा। इसलिए होमर्ज को हम फिर से एक बार रोक रहे हैं। जी हां, उसने रोक दिया। यह जरूर कहा कि सबको जाने की अनुमति देंगे, लेकिन बगैर परमिशन के नहीं। तो सबके लिए उसने एक रास्ता तो दे दिया, लेकिन यह जरूर बता दिया। उधर आप देखिए इन सब का नतीजा क्या होता है। अमेरिका अपनी बातों से पलटने लगा। जेडी वैंस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों का खेल समझ में आ रहा है। इधर इजराइल पहले ही वो खेल में शामिल था, तो वो कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ बैठा है, लेकिन शहबाज शरीफ अभी भी प्रयास में लगे हैं कि शांति स्थापित हो जाए। तो इसका नतीजा है कि वहां आज भी सेंसेक्स 100 पॉइंट से अधिक आगे बढ़ा, लेकिन भारत का जो शेयर बाजार कल 2400 पॉइंट बढ़ा था, आज वो करीब 1000 पॉइंट नीचे चला गया। अब जब इस तरह से हो रहा हो तो अब आप सोचिए, तो भारत तो नुकसान में ही जा रहा है। उधर मानव हत्याएं हो रही हैं लगातार, जिस तरह से कि लेबनान में मार डाले गए, ईरान में मार डाले गए और जगह मार डाले गए। ईरान में इस 40 दिन के दौरान 3700 से अधिक लोग मरे हैं, जिनमें निर्दोष बच्चे 350 के करीब, महिलाएं हैं और तमाम निर्दोष लोग हैं। इसी तरह लेबनान में लगातार निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, पूरी बस्तियां खत्म कर दी जा रही हैं, और यही क्रम दूसरी और तमाम जगह है। गाजा में तो अथाह अत्याचार चल रहा है। जिस तरीके से फिलिस्तीन में ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर के खेल किया है, वहां पे निर्दोष लोगों को मारा है। ये वही फिलिस्तीन है जिसने इजराइल को बसाया था, वहां जगह दी थी जब उनको कोई भी जगह देने को तैयार नहीं था, और उन्हें एक हिस्सा दिया था कि चलो तुम आराम से रहो, सुकून से रहो। लेकिन आज वही सुकून छीन रहा है। तो उनका सबसे खास दोस्त नरेंद्र मोदी, उसका भी हाल जान लीजिए। उसकी हालत यह है कि वो भारत के अंदर और भारत के बाहर हर जगह भारत को लजवा रहा है। भारत के बाहर उसने दिखा दिया कि भारत कोई भी विश्वगुरु छोड़िए किसी भी कहीं का नहीं। भारत आज पिछलग्गू बन के रह गया है, चेला बन के रह गया है अमेरिका और इजराइल का, और इसीलिए न वो इन सभी मुद्दों पर बोल पा रहा है, न कुछ कह पा रहा है। दुनिया उससे एक उम्मीद रखती थी, वो उम्मीद भी टूट गई। तो ऐसे में वो भारत में कैसे चुनाव जीते, कैसे अपनी सत्ता बरकरार रखे, तो उसके लिए उसने अपना एक एजेंट भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना रखा है। वह एजेंट हर वह गुनाह कर रहा है जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को पूरी तरीके से धोकर धर देता है। वो उसने शर्म का पर्दा भी उतार के फेंक दिया, और अब तो पूरी तरह से नंगा हो गया है। उसके आचरण हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे उसके ट्वीट में हो जहां वो धमकी देता नजर आता है एक राजनीतिक पार्टी को, और चाहे उसके लेटर्स देख लीजिए, वह भी दिखाई देते हैं जहां भाजपा की मोहर लगी होती है। और इसके बाद में जब निष्पक्षता की बात मीटिंग के दौरान कोई एक अच्छा अफसर उठाता है तो उससे भिड़ जाता है, उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो रीढ़वान अफसर होगा और सच्चा होगा वो बोलेगा। तो 25 साल की सेवाएं दे चुका वह आईएएस अफसर अनुराग यादव उससे कहता है मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना होने दूंगा अपने क्षेत्र में। जब वो इसको लेकर के उससे यह कहता है तो उसके साथ जब बदतमीजी इस बात करता है तो कहता है 25 साल की सर्विस हो गई, मैं कोई आपसे सीखने नहीं आया हूं। आप कैसे अफसर रहे अपनी सोचिए, हमारे बारे में सबको पता है। और वो जब झाड़ देता है तो बौखलाया हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त उसे ड्यूटी से हटा देता है। कोई बात नहीं, वो कहता है जब तक मैं जहां ड्यूटी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, बेईमानी नहीं होने दूंगा। तो बेईमानी के लिए खुद वो उतर पड़ता है और इसके बाद में वो तमाम तरह की जो है फोर्सेस उतार देता है। जो मुख्य चुनाव अधिकारी है पश्चिम बंगाल का, उसके साथ में बीजेपी के नेता चलते हैं हर जगह
और हर जगह वो जा करके किस तरह से काम कर रहा होता है एजेंट की तरह, वो दिखाई देता है। जब ये सब कुछ दिखाई देता है तो टीएमसी शिकायत करती है, तो साहब उनको गाली देता है यही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ते। तो अब आप समझ लीजिए इस तरह की स्थिति है। ऐसे में 3 राज्यों में वोटिंग हो रही थी, असम में, केरल में, पुडुचेरी में। तो असम में आदिवासियों का एक क्षेत्र था जो बीजेपी से बहुत नाराज था। वहां जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो उनके सारे वैलिड वोट है, उसके बावजूद जो वहां का चुनाव अधिकारी होता है उन्हें वोट नहीं डालने देता, इस तरह से रोकता है। और उसके बाद में वहां जो मौजूदा मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार और चोरी और सब कुछ सामने आ चुके हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सामने ला चुके हैं, वो अपनी फोर्सेज और सब कुछ लगा के, अपने लोगों को लगा के ये करता है कि यूपी, बिहार और दूसरी जगह से जो फर्जी वोटर उसने बुलाए हैं वो दूसरों के नाम पे वोट डालते हैं और उनमें से कुछ को खुद जनता ही पकड़ लेती है। एक की बीवी बन के एक औरत डाल रही थी तो उसके पति ने ही पकड़ लिया, जो असली पति था, कि अरे तू कब से मेरी बीवी बन में आया है, ये समझिए इसी तरीके से। और तो ये फर्जी वहां भी चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं, चू नहीं करेगा, जैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप और नेतन्याहू के आगे चू नहीं कर सकते। तो यह स्थिति। इसके बाद में इसी तरीके से केरल में होता है। केरल में चुनाव को प्रभावित करने का जिस तरह का गंदा खेल इस बार खेला है बीजेपी ने और वहां की एलडीएफ ने मिलकर के, वह अपने आप में शर्मनाक। तो लेकिन वहां की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो उनके जवाब भी दे लेती है, लेकिन फिर भी गड़बड़ियां हुई है, वो दिखाई दे रही और चुनाव आयोग भी वहां लग करके वोट को कराने में लगा हुआ। इसी तरीके से पुडुचेरी में होता है तो कांग्रेस और जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर झड़प होती है, क्योंकि वहां प्रशासन पूरा बीजेपी का है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको फेवर करता है, लेकिन जनता वहां लड़ती है। बहरहाल असम के इतिहास में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और जनता निकल के अब चाहती है कि सरकार को बदला जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने संदेश दिया था कि यदि आप पूरी मजबूती से वोट नहीं देंगे तो ये चोरी कर लेंगे, चुनाव चोरी हो जाएगा। तो इस बार शायद जनता ये जवाब देना चाहेगी और यही स्थिति केरल में भी है, वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है और पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जनता जान चुकी है मोदी ही चोर है, चुनाव आयोग उसका एजेंट है और यह सामने दिखाई दे रहा है। उधर डरा हुआ कांपता हुआ भारत का सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करता है? वो भारत के लिए कुछ नहीं करता। भारत के लोग गैस के लिए मर रहे हैं, कुछ नहीं करेगा। जब रसिया ने कहा कि होर्मुज रूट के प्रभावित होने के कारण एशिया के जो देश परेशान हो रहे हैं उनके लिए हम यह सुविधा दे रहे हैं कि उन्हें 40% छूट के साथ में हम कुकिंग गैस जो है सप्लाई कर देंगे, आपूर्ति दे देंगे, जिससे उनके यहां कमी ना पड़े। और जब इतनी बड़ा काम हो रहा होता है जिससे देश की जनता को, देश के उद्योग धंधों को और सब चीजों को लाभ हो, एलएनजी देने की बात कह देता है, तो भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ कांपता हुआ चुपचाप बैठ जाता है, कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी परमिशन नहीं दी है, नेतन्याहू ने परमिशन नहीं दी है सर। तो ऐसी स्थिति में वो भी नहीं लेता है, जबकि 40% मतलब भारत को आधे दाम पे मिल जाएगी, क्योंकि वहां से जो लोडिंग अनलोडिंग का भी पैसा पड़ता है वो भी बचेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा लाभ हो रहा था भारत को, आधे दाम पे मिलती तो सिलेंडर नरेंद्र मोदी इस देश के हर व्यक्ति को 500 रुपए में दे सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर। फिर इतना डरे हुए कि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि हम क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको लेकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा था। आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। और जब कॉन्फ्रेंस करने की बारी आ रही थी, 2028 में होना था, तो नरेंद्र मोदी ने डर के कारण उसे भी कैंसिल कर दिया, यानी वह भी नुकसान।
और पूरे दुनिया में छवि उससे भी खराब। और क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ही भारत के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के लिए पूरे देश भर में पर्यावरण का नाश मार, चाहे उड़ीसा हो, वहां पर आदिवासियों की जमीनें छीन छीन के पूंजीपतियों को दी जा रही। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में पूंजीपतियों को दी जा रही है, आदिवासियों से छीना जा रहा है। यही काम असम में हुआ है और यही काम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में हुआ। तमाम सारे इस तरह के जहां पर आदिवासी हैं वहां पर इन्होंने यही किया है। झारखंड में भी आपको याद होगा जब इनकी सरकार थी तो गोड्डा में आदिवासियों की जमीन छीन के अडानी को दी। इसी तरीके से पूरे देश में कर रहे हैं और यही काम ये बिहार में भी कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए ये अभी करते हैं और उसके बाद में देश को महंगाई में मार डालने और सब में काम करते हैं। तो जब यह हो रहा हो तो नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पे कैसे करेंगे कॉन्फ्रेंस? स्वाभाविक सी बात। और इसके बाद इस देश के लोगों की शिक्षा और दूसरी चीजों को प्रभावित किया जा रहा है, देश की संस्थाओं को मारा जा रहा है, देश के सम्मान को खत्म किया जा रहा है। तब इस देश के लोगों को सोचना होगा। राहुल गांधी ने यही कहा, सारे के सारे आरएसएस वाले। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था डिजास्टर साबित होगा नरेंद्र मोदी भारत, और आज से हमने कहा था राहुल गांधी इसके तमाम हमने कहा था। राहुल गांधी की टीम अंग्रेजों तो उन पे FIR होते हैं, मुकदमे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य। अब फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना। जी हाँ,